नमस्कार दोस्तों। आज अपन नेट जेआरएफ की चौथी इकाई के अंतर्गत देखिए राम मनोहर लोहिया। लोहिया दर्शन भी चलता है, गांधी दर्शन भी चलता है, अंबेडकर दर्शन भी चलता है। ठीक है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राम मनोहर लोहिया जो हैं, उनका जन्म मित्रों 1910 में हुआ था और मृत्यु 1967 में। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे राजनेता भी थे और उनके कुछ विचार हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में अपन को जब अपन जानते हैं तो या तो उसका व्यवहार को अपन का पता हो, या उसके विचार कैसे हों, या उसका रहन सहन रवैया कैसा है। उसी आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष है वो किस हद तक अच्छा है, किस हद तक बुरा है। तो लोहिया जी जो हैं वो अच्छे हैं, इसीलिए इनके नाम पर क्या पड़ा है, लोहियावाद पड़ा है। लोहिया दर्शन जो है वो, इनके कैसे विचार थे, उनके बारे में एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए आपके सामने है राम मनोहर लोहिया। 1910 में जन्म हुआ, 1967 में इनका देहांत हो गया। उनका दर्शन चलता है लोहिया दर्शन, जो कि नेट जेआरएफ में स्पेशली जोड़ा गया है। इनके जो कथन होते हैं ना, देखो मित्रों, तो वो कथन ही अक्सर पूछे जाते हैं कि ये किस व्यक्ति विशेष के कथन हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है। वरना तो अगर लोहियावाद अपन पढ़ने लगे तो यही पूरा नहीं होगा। महत्वपूर्ण जो बातें हैं इनके द्वारा कही गई, उनका अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए लोहिया दर्शन, देश की स्त्री का आदर्श सीता सावित्री नहीं द्रौपदी होना चाहिए। इनका मानना क्या था कि देश में जो स्त्रियां हैं उनका आदर्श सीता या सावित्री नहीं होना चाहिए, बल्कि एक द्रौपदी होना चाहिए। हमें समृद्धि बढ़ानी है, हमें अपने आप की समृद्धि को बढ़ाना है, कृषि का विस्तार करना है, फैक्ट्रियों की संख्या में फैक्ट्रियों की संख्या वो अधिक करनी है, लेकिन हमें सामूहिक संपत्ति बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इनका कहने का क्या मतलब है, हमें अपनी समृद्धि बढ़ानी चाहिए, यानी अपन अपने पूरे देश की बात कर रही हैं ये। हमें अपनी समृद्धि को बढ़ाना चाहिए, अपने पूरे देश को बढ़ाना चाहिए, कृषि का अपन को विस्तार करना चाहिए, फैक्ट्रियों की संख्या में भी हमें वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन सामूहिक संपत्ति बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष जो पैसे वाला हो जाए, दूसरा वो गरीब हो जाए। ऐसा नहीं करके सामूहिक संपत्ति यानी सभी पूरे देश की संपत्ति को अपने को एक साथ बनाना चाहिए। अच्छे विचार है, अच्छी बात है, उन्होंने कही है। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आया, ये कथन इनका। नेक्स्ट देखिए, भारत में असमानता सिर्फ आर्थिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक भी है। बहुत ही शानदार बात कही है मित्रों कि भारत में जो असमानता है वो सिर्फ आर्थिक रूप से असमानता नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, बल्कि सामाजिक रूप से भी है कि एक उच्च जाति का और एक निम्न जाति का है। ये भी यही अपने भारत देश की सबसे बड़ी कमजोरी है कि पूरा भारत देश वो जातिवाद में बंटा हुआ है। तो भारत में असमानता सिर्फ आर्थिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक भी है ना। नेक्स्ट देखिए, बिना काम के सत्याग्रह है। बिना काम किए बिना कोई आदमी सत्याग्रह करता है, कोई धरना स्थल पर बैठता है, वह इस प्रकार से है जैसे क्रिया के बिना वाक्य की तरह है। वह सत्याग्रह उसका इस प्रकार से होता है जैसे कोई वाक्य होता है उसमें क्रिया नहीं होती है। अगर कोई वाक्य में अपने क्रिया ही नहीं होगी तो वाक्य का कोई मतलब ही नहीं होगा, वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार से अगर कोई काम नहीं करेंगे, झूठे जा करके अपन धरना स्थल पर बैठ जाएंगे कि हाँ हमें ये मांग पूरी करो, ये करो, ये करो, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा। तो बिना काम के सत्याग्रह है वो क्रिया के बिना वाक्य की तरह होता है। तो काम करने से ही सत्याग्रह सफल होगा, ऐसे बैठे रहने से सत्याग्रह वो सफल नहीं हो सकता है। अच्छी बात कही है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जाति अवसर को सीमित करती है। अपनी जो जातियां होती है ना वो अवसरों को सीमित करती हैं। अपने पास में एक दो तो मौके आते हैं जीवन में और अपन जातिवाद में बंटे रहते हैं तो अवसर को वो सीमित कर देती हैं, अपन उस अवसर को खो देते हैं। सीमित अवसर होता है वो अपनी क्षमता को संकुचित करता है, और सीमित जो अवसर होता है वो अपने अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको कम कर देता है। संकुचित क्षमता अवसर को और सीमित कर देती है, और अपनी संकुचित जो क्षमता होती है, अपनी संकुचित जो सोच होती है वो अवसर को और भी कम कर देती है। तो बात बहुत अच्छी कही है कि जाति अवसर को सीमित करती है, सीमित अवसर होता है वो क्षमता को संकुचित करता है, और संकुचित क्षमता अवसर को और भी सीमित कर देती है। अच्छी बात कही। मार्क्सवाद, नेक्स्ट देखिए, मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप का अंतिम हथियार था। मार्क्सवाद है ना वो यूरोप में चालू हुआ था, वो एशिया के खिलाफ अंतिम हथियार था उन लोगों का। अपना जो साहित्य में प्रगतिवाद है वही यूरोप में मार्क्सवाद था। तो वो मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप का अंतिम हथियार था।
पूछा जाने योग्य कथन है। जिंदा कौमें सरकार बदलने के लिए 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, यानी व्यक्ति जो कार्य करने की क्षमता रखता है वह 5 साल तक उस बात का इंतजार नहीं करता। यानी जिंदा जो कौमें हैं, जिंदा जो मनुष्य हैं, वो सरकार बदलने के लिए 5 साल तक का इंतजार नहीं करते हैं। अच्छी बात कही है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी का इतना दबदबा नहीं है, अंग्रेजी का इतना दबदबा नहीं है, कहीं नहीं है, अंग्रेजी का इतना दबदबा कहीं नहीं है, इसीलिए भारत आज़ाद होते हुए भी गुलाम है। बहुत ही अच्छी बात कही है। भारत में क्या है कि इंग्लिश बोलने वाले को प्रथम वरीयता दी जाती है, जबकि अपनी भाषा हिंदी है। हिंदी बोलना लोग अपने आप की बेइज्जती समझते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है भारत का। भारत अंग्रेजी का इतना दबदबा कहीं नहीं है, यानी पूरे विश्व में कहीं नहीं है, इसीलिए भारत है ना आज आज़ाद होते हुए भी गुलाम है। यहाँ तक कि अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो दलीलें दी जाती है वो इंग्लिश में दी जाती हैं, न कि हिंदी में। ये अपने भारत देश के संविधान की स्थिति है। अच्छी बात कही है। जात पात भारतीय जीवन की सबसे सशक्त प्रथा रही है। ये तो अपना पहला हथकंडा रहा है। जात पात तो भारतीय जीवन की सबसे सशक्त प्रथा रही है। यहाँ जीवन जाति की सीमाओं के भीतर ही चलता है। अपने भारत देश का जो जीवन है वो जाति की सीमाओं में चलता है कि अपन जाति से बाहर कोई काम कर देंगे तो पता नहीं कोई किस अपने को क्या कह देगा, अपन मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरा जाति वाला कोई इंसान नहीं है क्या। अपन तो क्या कि जातिवाद में फंसे हुए हैं। अच्छी बात कही है कि जात पात भारतीय जीवन की सबसे सशक्त प्रथा रही है। यहाँ जीवन जाति की सीमाओं के भीतर ही चलता है। भारत देश का जीवन है वो जाति की सीमाओं के भीतर चलता है। जाति के बाहर तो कुछ कर दिया ना तो बस बेड़ा पार है। आगे देखो, आधुनिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से गरीबी को दूर करने के साथ ये अलगाव जाति के अपने आप ही खत्म या गायब हो जाएंगे। आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसके माध्यम से गरीबी को दूर करने के साथ ही अलगाव जो है जातियों का वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था चल रही है ना उसके माध्यम से तो क्या है कि जो नीची जाति के लोग हैं, जिसको दलित समझा जाता है, वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, उसके अनुसार तो ये जातिवाद धीरे धीरे खत्म या गायब होते हुए नजर आ रहा है। बात अच्छी कही है ना। आजकल तो पैसे वाले का दबदबा होता है। सामाजिक परिवर्तन के बड़े काम जब प्रारंभ होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के जब भी कोई बड़े काम प्रारंभ होते हैं तो समाज के कुछ लोग आवेश में आकर उसे पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। ये सामाजिक नेता होते हैं, ये जातिवादी नेता ऐसे ही होते हैं। समाज में जब भी कोई बड़े काम जब प्रारंभ होते हैं तो समाज के कुछ लोग हैं वो आवेश यानी गुस्से में आकर के इसको पूर्ण विरोध करते हैं। जो काम अच्छा होने जा रहा है उसका बुरी तरह से क्या करते हैं, विरोध कर देते हैं। वो बाहर जाने ही नहीं देते हैं, समाज में परिवर्तन होने देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जातिवाद अपना एक वोट बैंक समझते हैं। अपने भारत देश में एक व्यवसाय है राजनीति। त्याग हमेशा शांतिपूर्ण और संतोषप्रद होता है। बहुत अच्छी बात कही है। त्याग हमेशा यानी अपन किसी को कोई त्याग करते हैं, कोई चीज़ किसी को वस्तु अपन देते हैं तो बिल्कुल शांतिदायक और संतोषप्रद होना चाहिए। ये होता भी है, परंतु अपने भारत देश में इसका उल्टा फंडा चल रहा है। किसी को अगर अपन किसी गरीब को या किसी रोगी को अपन कुछ दे के आते हैं, किसी निर्धन को कुछ देते हैं, उस देने से पहले तो अपन फेसबुक पेज पे उसकी फ़ोटो पहले ही डाल देते हैं कि हमने आज ये करना है, जबकि देते कुछ चौन्नी भरा और हो अल्लाह इतना करते हैं कि पता नहीं क्या क्या दे दिया है इसने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि त्याग हमेशा शांतिदायक और संतोषप्रद होता है। त्याग हमेशा इंसान को करना चाहिए। अच्छी बात की है। जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह से ही देश में जागृति आएगी। जाति प्रथा को अपन को तोड़ना ही होगा। जातियों में बंद के बैठे रहने से अपने देश की प्रगति कतई नहीं हो सकती है मित्रों। इसलिए जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह से देश की जागृति देश में है वो जागृति आएगी। अच्छी बात कही है। भारतीय नारी, नेक्स्ट देखिए, भारतीय नारी द्रौपदी जैसी हो, जिसमें कभी भी किसी पुरुष की दिमागी हार नहीं खाई हो। भारतीय नारी है ना वो द्रौपदी की जैसी होनी चाहिए, जिसने कभी भी किसी भी पुरुष से कोई दिमागी हार नहीं खाई हो। अच्छी बात कही है कि दिमाग से किसी पुरुष से वो न हारी हो, किसी पुरुष पे वो डिपेंड नहीं हो, बल्कि वो अपने आप में स्वावलंबी हो, ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि शक्तिशाली होना चाहिए। एक नारी होती है ना उसको अपने समाज में एक गठरी के समान समझा जाता है, क्योंकि उसको घर से बाहर तो जाने नहीं दिया जाता है कि नहीं 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 पढ़ना लिखना तो अब थोड़ी से समय से पहले से शुरू हुआ, वरना तो औरतें अपने देश में पढ़ती भी नहीं थी। गांव में तो आज भी हालत बद से बदतर होती जा रही है, वहाँ पर तो आज भी नहीं पढ़ रही हैं। तो नारी को एक गठरी के समान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली होना चाहिए कि वक्त आने पर पुरुष को वह गठरी बना करके अपने साथ चले, कि वक्त आने पर वह पुरुष को एक गठरी के समान अपने साथ ले चले। इतनी शक्तिशाली होना चाहिए नारी को, न कि वो दूसरे पर डिपेंड रहने वाली नारी होनी चाहिए। भारतीय नारी को स्वावलंबी ही होना चाहिए। भड़बड़ बोलने वाले, नेक्स्ट कथन तो बहुत ही शानदार कहा है। भड़बड़ बोलने वाले क्रांति नहीं कर सकते, क्योंकि हो हल्ला ज़्यादा करते हैं अपना भारत देश में, और क्रांति तो
कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बड़बड़ बोलने वाले क्रांति नहीं कर सकते, ज़्यादा वो काम भी नहीं कर सकते। तेजस्विता की ज़रूरत है, बकवास की ज़रूरत नहीं है कि कोई काम करने की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है। बस बकवास करने या नारेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है अपने देश में। वरना अपने देश में तो कुछ भी हो जाता है, बलात्कार हो तो कंडल लेके हर शहर में हर मोहल्ले में घूमने लग जाते हैं कि इसको फांसी दे दो और उसको वो कर दो और उसको वो कर दो। तो ऐसे करने से थोड़ी होता है, जबकि वो कार्य करने की ज़रूरत है। वो काम करो जिससे कि ऐसा दूसरा भी गलत हरकत करने से पहले 4 बार सोचे, है ना। तो बड़बड़ करने वाले क्रांति नहीं कर सकते हैं, वो नहीं ज़्यादा काम करते हैं। तेजस्विता की अपने भारत देश में ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है, बकवास करने की ज़रूरत नहीं। जबकि हो रहा उल्टा है, बकवास ज़्यादा होती है और कार्य कम होता है। ज्ञान और दर्शन, ये सब ज्ञान और दर्शन से सब काम नहीं होता। देखो इंसान के पास ज्ञान और दर्शन होने से सारा काम नहीं होता है। ज्ञान और आदत दोनों होनी जरूरी है। इंसान के पास ज्ञान होगा और उसके साथ में उसकी आदत भी होगी कार्य करने की, दोनों होंगी तो ही सुधारने से मनुष्य सुधरता है। ये दोनों जब इंसान में परिवर्तन आ जाएंगे, उसके पास ज्ञान भी होगा, उसकी वो कार्य करने की आदत भी हो जाएगी, तो ये सुधारने से मनुष्य होता है वो भी सुधर जाएगा धीरे धीरे। आदत से तो इंसान सुधरता है, 1 मिनट में नहीं सुधरता। नेक्स्ट देखिए, लोगों के छोटे छोटे समूहों को शक्ति देकर के प्रथम श्रेणी का लोकतंत्र संभव है। लोकतंत्र जो है उसमें छोटे छोटे जो समूह होते हैं उनको शक्ति देना चाहिए। प्रजातांत्रिकता तब आएगी, तब लोकतंत्र होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से संभव हो पाएगा। आए ना बात समझ। नेक्स्ट देखिए, अगर भारत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है तो करोड़ों लोगों को खत्म करने की आवश्यकता है। बहुत ही शानदार बात कही है मित्रों। अगर भारत में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दिया तो करोड़ों लोगों को खत्म करने की आवश्यकता है। बात को समझना यहाँ पर, जैसे देखिए पहले अपने खेत में काम करते थे, मेड़ लगाते थे, तो कम से कम 10 व्यक्ति पूरे दिन कार्य करते थे, तब जाके वो मेड़ पूरी होती थी। और आज एक व्यक्ति ट्रैक्टर से 2 घंटे में वो पूरा का पूरा कार्य है वो पूरा कर देता है। वो 10 खेत के मुंडेर पर बैठे बैठे देखते हैं कि खेत के काम कितना जल्दी हो गया, बल्कि वो ये नहीं सोचते हैं कि कितने लोगों के हाथों पर कुल्हाड़ी चल चुकी है, कितने लोगों के हाथ कट चुके हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। बहुत शानदार बात कही है मित्रों ये। आगे देखिए, अपने आर्थिक उद्देश्य में पूंजीवादी बड़े पैमाने पर उत्पादन, अपने आर्थिक उद्देश्य यानी अपने आर्थिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूंजीवाद होते हैं वो बड़े पैमाने पर उत्पादन कम लागत में कर देते हैं। बड़े पैमाने फैक्ट्रियां जो होती हैं ना, उसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और कम लागत में होता है और मालिकों को लाभ पहुंचता है। और जो मालिक होते हैं वो शेठ मालिक आर्थिक रूप से समृद्ध या सुदृढ़ होते चले जाते हैं। यही कारण होता है कि वर्कर जो होता है वो मजदूर ही रह जाता है और मालिक होता है वो बहुत ऊंचे ओहदे तक पहुंच जाता है। सही कही है ना बात। आगे देखिए, बहुत ही शानदार बात कही है। अंग्रेजों ने बंदूक की गोली और अंग्रेजी की बोली पर ही तो हम पर राज किया था। अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने एक तो बंदूक की गोली और एक अंग्रेजी बोली, इन 2 चीज़ों के माध्यम से भारत देश पर है वो 200 साल तक राज करके चले गए। सही कही है ना बात। आगे देखिए, मर्यादा केवल न करने की नहीं होती है। मर्यादा कोई काम को न करने की नहीं होती है, किसी काम को करने की भी मर्यादा होती है कि यह काम मेरा है, मेरा फर्ज बनता है ये काम मैं करूं। वो भी एक इंसान की मर्यादा होनी चाहिए। अच्छी बात कही है। आगे वाला कथन बहुत ही शानदार है। भारत में कौन राज करेगा, ये 3 बातें तय करती हैं। भारत में कौन शासन कर सकता है, ये 3 बात तय करती हैं। कौन कौन सी? एक तो ऊंची जाति, एक धन और ज्ञान। जिसके पास इनमें से अगर 2 चीजें होती है ना, तो वो शासन भारत में आराम से राज कर सकता है। क्योंकि ज्ञान जिसके पास है ना, अकेले ज्ञान से कुछ नहीं बटेगा। दूसरी बात, जिसके पास धन है ना मित्रों, तो धन है तो वो ज्ञान वाले को खरीद लेगा। अपने भारत देश में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने भारत देश में क्या है कि पैसे होने चाहिए, पैसे के माध्यम से चाहे कोई कैसा भी हो वो ज्ञान को खरीद लेता है। और एक ऊंची जाति का जो लोग होता है, जो पहले से समृद्ध होता है, पहले से उठा हुआ रहता है अपने समाज में, तो वो भी है वो अपना राज शासन है वो कर सकता है। ये 2 चीज़ें जो होंगी वो आराम से अपने भारत देश में शासन कर सकता है। बहुत अच्छी बात कही है। ये कथन पूछे जाने योग्य हैं सारे के सारे एग्जाम्स में। अगला देखिए, जाति तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय, कथित उच्च और निम्न जातियों के बीच में रोटी और बेटी का संबंध होना चाहिए। बहुत ही शानदार बात कही है मित्रों, बहुत शानदार है, लाख रुपए की बात कही है अब की बार लोहिया जी ने कि जाति तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि उच्च जाति और निम्न जाति 2 वर्ग हैं अपने समाज में। उच्च जाति और निम्न जाति जो हैं उनके बीच में रोटी और बेटी का संबंध यानी आपस में पारिवारिक, आपस में मतलब वैवाहिक संबंध जब स्थापित हो जाएंगे तो जात पात है वो खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे हो तो रहा है, देखो कब तक संभव हो। आगे वाले कथन देखिए, काम हम अपना करते रहना चाहिए, जहां भी जहां पर कदर ना हो। इस बात को समझना मित्रों,
बहुत शानदार बात है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए वहाँ भी जहाँ पर इसकी कदर ना हो। जैसे कि देखिए अपन शादी समारोह में जाते हैं, आजकल हर परिवार में छोटी मोटी छूट मोट खटपट चलती रहती है, एक दूसरे से द्वेष घृणा की भावना, बदले की भावना रहती है। अपन सोसाइटी को, समाज को दिखाने के लिए उस शादी समारोह में चले जाते हैं, परंतु अपनी अकड़ की वजह से वहाँ पर जाकर के ना तो चाय पानी पीते हैं, ना किसी हाय हल्लो करते हैं, बस अकड़ में बैठे रहते हैं कल्डे होकर के। तो अपन वहाँ पर काम तो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, अपन बात भी नहीं करना पसंद करते क्योंकि अपनी उसके साथ बनती भी नहीं है, या तो अपने से थोड़ा सा कमज़ोर है समाज में, या फिर अपन उससे कमज़ोर है, तो अपने उसके सामने या तो अपन अपने आप को हीन समझते हैं या अपने आप को कुछ उच्च समझते हैं, उस चक्कर में वहाँ पर काम नहीं करते हैं। जबकि हमें अपना काम करते रहना चाहिए कि मैं इस शादी में आया हूँ तो मुझे ये काम करना है, तो मुझे ये करना ही है, चाहे अपनी वहाँ पर कोई उस काम की कदर हो या ना हो, मेरा फर्ज बनता है। अपने अपने आप का फर्ज समझना चाहिए इंसान को कोई कार्य करने के लिए, वहाँ भी वो कार्य करना चाहिए जहाँ पर उसकी कदर ना हो। कदर हमेशा मित्रों काम की होती है, बगैर काम के कोई कदर नहीं होती, ये तो 100% सत्य बात है। तो इस बात की आप भी गांठ बांध लीजिए कि हमें अपने काम करते रहना चाहिए। जैसे अपने को पढ़ना ही पढ़ना, लगातार पढ़ाई करनी है, चाहे वैकेंसी आए ना आए, मुझे पढ़ना है तो पढ़ते पढ़ते रहेंगे, आज नहीं तो कल वैकेंसी साली आनी आनी है, तो काम की कदर होगी कि नहीं होगी, अपनी मेहनत की कदर होगी ना। तो ये बात सही है, ठीक है, अच्छे से याद रखना इस बात की। नेक्स्ट देखिए, हर नागरिक, हे भारत माता, मेरे देश के हर नागरिक को राम की सी मर्यादा, यानी राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे उसकी सी मर्यादा, कृष्ण की सी उन्मुक्तता और शिव की सी असमित मस्तिष्क से गढ़ो। हे भारत माता, मेरे देश के हर एक नागरिक को राम की सी मर्यादा देना, कृष्ण की सी उन्मुक्तता देना उसमें, और शिव के असमित मस्तिष्क के समान से उससे इस प्रकार से गढ़ना जिससे कि वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो अपने आप को सुदृढ़ समझे। अच्छी बात कही है। चोरी, बहुत ही शानदार बात की है। मतलब द्विज यानी शूद्र और द्विज, जो समाज दो वर्णों में बंटा हुआ है, उस प्रकार से द्विज जो लोग हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं, वो लाख रुपए की चोरी करके भी उसे आशीर्वाद का भी अमलीजामा पहना देते हैं। बहुत शानदार बात की है कि द्विज जाति के जो लोग होते हैं वो लाख रुपए की चोरी करके भी आशीर्वाद का अमलीजामा पहना सकता है। कोई उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति विशेष है, वो लाख रुपए की अगर चोरी कर लेगा तो भी उसे एक आशीर्वाद का अमलीजामा वो पहना देगा, यानी उस बात को वो घुमा देगा। जबकि क्षुद्र जाति का कोई 58-54 की अगर चोरी कर लेगा तो बुरी तरह से वो पकड़ा जाएगा। उसे पता ही नहीं कितने प्रकार के उस पर कानून लगेंगे, कितने प्रकार की चोरियों के उसके नाम लगेंगे, कितने प्रकार के उसमें अलग अलग तरीके के उससे वसूल किया जाएगा उस 58-54 की चोरी को। जबकि एक बड़ी जाति का जो लोग है वो अगर लाख रुपए की चोरी भी कर लेगा तो उसको अदर दूसरी बात में उसको घुमा दिया जाएगा कि उन्होंने ऐसे नहीं करके ऐसे किया था, है कि नहीं है। तो बात अच्छी कही है कि चोरी अगर द्विज जाति के लोग होते हैं वो लाख रुपए की चोरी भी कर लेते हैं तो उसे आशीर्वाद के रूप में अमलीजामा पहना देते हैं, बात को बदल देते हैं। जबकि छोटी जाति का, क्षुद्र जाति का जो लोग होता है वो 58-54 की चोरी में भी अगर पकड़ा गया तो बुरी तरह से फंसता है वो। सही बात कही है ना। आगे देखो, समझ, मेरा बस चले तो हर हिंदू को समझाऊं। बहुत शानदार बात की है कि अगर मेरा बस चले तो मैं हर हिंदू को यह बात समझाऊं कि रजिया, रसखान और जो जायशी हैं वो मुसलमान नहीं बल्कि उनके पुरखे हैं, वो मुसलमान नहीं है। रजिया, रसखान और जायशी मुसलमान नहीं है बल्कि वो मुसलमानों के पुरखे हैं। ठीक इसी बात को मैं मुसलमानों को इस तरह से समझाऊंगा कि गजनी, गौरी और बाबर हैं वो आपके पुरखे नहीं है बल्कि वो एक हमलावर थे, वो भारत पे हमला करने के लिए आए थे। बहुत ही शानदार बात कही है, आशा करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। नेक्स्ट देखिए, मकसद, अपना क्या मकसद होना चाहिए। हिंदुस्तान के जिंदगी के जो सबसे बड़े 5 मकसद हैं उनको अपनी समझ के मुताबिक मैं गिनाऊंगा कि 5 मकसद हैं जिंदगी जीने के। वो 5 मकसद कैसे हैं, कौन से। एक तो बराबरी, सब मनुष्यों को बराबर समझना चाहिए। दूसरा, जनतंत्र होना चाहिए, अपना जनता का राज होना चाहिए। तीसरा, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी शक्ति होती है वो बंटी हुई होनी चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक। ये नहीं है कि तानाशाह हो जाए कि एक ही आदमी के पास में शक्ति हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथी, अहिंसा होनी चाहिए, बिल्कुल किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। बल्कि 5वां है समाजवाद, और अपने समाज में सभी समानता से रहें। ये 5 बात हैं। परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है कि लोहिया साहब ने कौन कौन से हिंदुस्तान में जिंदगी जीने के 5 मकसद बताए थे, निम्न में से कौन सा है या नहीं है। पहला बराबरी, दूसरा जनतंत्र, तीसरा विकेंद्रीकरण, चौथा अहिंसा और 5वां समाजवाद। ये बात भी याद रखना, परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन है, अच्छा कथन है। नेक्स्ट देखिए, गांधीवाद 3 तरीके के होते हैं मित्रों। हमारे देश में 3 प्रकार के गांधीवाद हैं। एक तो सरकारी गांधीवाद होते हैं, दूसरे मठ में बैठने वाले गांधीवाद होते हैं, और तीसरे गांधीवाद कुछ जात गांधीवाद होते हैं। ये सिर्फ ढोंग करते हैं, यानी
किसी कार्य को करने के लिए ये वाले ढोंग करते हैं। कुछ ज़्यादा गांधीवाद होते हैं, वो गांधीवाद का जो जामा होता है वो पहने रखते हैं, बल्कि मन से वो बड़े कपटी होते हैं, अंदर से ऊपर से दिखते हैं कि ये गांधीवाद हैं, बल्कि ऐसे वो नहीं होते। तीसरा देखिए इतिहास। आगे देखिए इतिहास कभी चलता है रजामंदी से, कभी चलता है संघर्ष से, और अक्सर दोनों के भीषण से। इतिहास होता ना कभी तो चलता है रजामंदी से और कभी चलता है संघर्ष से, और अक्सर जो इतिहास होता है वो दोनों की भीषण लड़ाई होती है दोनों बातों में, रजामंदी और संघर्ष में जब आपस में टकराहट होता है तब इतिहास होता है वो आगे बढ़ता है। बात अच्छी कही है। बदलाव, जब भूख और जुल्म दोनों बढ़ जाती हैं, जब भूख और जुल्म दोनों इतने बढ़ जाते हैं तो चुनाव से पहले भी सरकार होती हैं वो बदल जाती हैं मित्रों। ये बदलाव पहले भी हो जाता है, अगर भूख और जुल्म दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं तो चुनाव से पहले भी सरकार होती है वो बदल जाती है। बहुत शानदार बात कही है। नेक्स्ट देखिए मर्दानगी। अब अपने भारतीय पुरुषों की मर्दानगी बताइए लोहिया सर ने। क्या बताइए कि बेशर्म नालायक पाजी, बेशर्म नालायक पाजी, मर्द ही अपने औरत पे हाथ उठाएगा। अपने भारत देश में क्या है कि औरत को क्या है कि एक पैर की जूती के समान समझा जाता है। हर कोई आता है तो उसका पति तो स्पेशली उस पर हाथ साफ कर ही लेता है। तो उन्होंने कहा कि बेशर्म नालायक और पाजी मर्द ही अपने औरत पे हाथ उठाएगा, कोई भला मर्द किसी भी हालात में अपने औरत पे हाथ नहीं उठाएगा। अगर मित्रों दोस्तों विद्यार्थियों अगर आप पढ़ रहे हो और आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो आप कभी भी ऐसी स्थिति पैदा न होने दें कि अपनी औरत पे हाथ कभी भी न उठाएं। ध्यान रखना लोहिया साहब का भी अच्छा कथन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेद्यता क्या बताइए, बहुत अच्छी बात बताइए। एक स्त्री और पुरुष के बीच में बलात्कार और बदखिलाफी के अलावा सारे रिश्ते वैध हैं। कितनी महान बात कही है लोहिया सर ने कि अपन देखो अपने भारत देश में आज भी ऐसी स्थिति है, अगर कोई लड़का किसी लड़की से बातचीत हो रही है अननोन पर्सन से, ये नहीं है कि भाई अपने जानकार से, अगर अजनबी से कोई बात कर रही है तो अपन उल्टा डाउट 100% कर लेते हैं कि तुम्हारी बेटी ने फला आदमी के साथ पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी। बिल्कुल गलत है। स्त्री और पुरुष के बीच में बलात्कार और बदखिलाफी, बलात्कार और बदतमीजी जब तक नहीं होंगी उसके अलावा सारे रिश्ते होते हैं वो वैध होते हैं, समाज में मान्य होते हैं। बहुत ही शानदार बात की है, 1.5 लाख रुपए की बात की है दोस्तों। आगे देखो स्त्री सौंदर्य, स्त्री सौंदर्य का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक बात है। हर स्त्री सुंदर होती है, बिल्कुल सही है। दूसरी तरह यह है कि सौंदर्य का चमड़ी के रंग से कोई संबंध नहीं है। अपन सौंदर्य किससे समझते हैं, अपन अब उसके स्त्री के चेहरे से, उसके रंग रूप से उसका सौंदर्य समझते हैं, जबकि सौंदर्य वो नहीं होता, सौंदर्य आत्मा से होता है मित्रों। वो दिल की कितनी अच्छी है, वो मन की कितनी साफ हो, उसमें ममता कितनी है, वो कितना प्यार न्यौछावर कर सकती है समाज परिवार पर। तो ये बात है, कितनी अच्छी बात कही है, बहुत शानदार बात की कि सौंदर्य स्त्री होती है वो सौंदर्य का प्रतीक है। हर स्त्री सुंदर भी होती है। दूसरी तरह ये नहीं है कि सौंदर्य चमड़ी के रंग से सौंदर्य का कोई भी संबंध नहीं है। चमड़ी के रंग से सौंदर्य नहीं देखा जाता है कभी भी स्त्री का, बल्कि उसकी ममता से, उसकी आत्मा से देखा जाता है। आगे देखो ये कथन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, सड़कें सुनसान हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। किसका कथन है, राम मनोहर लोहिया का। अगर सड़कें सुनसान हो गई तो संसद है वो क्या हो जाएगी, आवारा हो जाएगी। तो मित्रों आज अपन ने लोहिया सर के कथनों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको एक एक कथन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। और दूसरी बात, आप कमेंट जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लोहिया सर के विचार जो हैं वो आपको कैसे लगे। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।